गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर संजय सर वेलकम करते हैं आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। बच्चों, आज आपकी क्लास जो है खिलजी वंश की स्थापत्य कला, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट खिलजी वंश चलिए सभी लोग जुड़ जाओ बच्चों। सबको हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग। पीयूष जी, चलिए आज हम बात करेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में चर्चा होगी खिलजी वंश एवं तुगलक वंश की स्थापत्य कला, ठीक है। कि इन दो वंशों के समय जो है कौन कौन से किले, कौन कौन से स्मारक, कौन कौन से भवन निर्मित किए गए, उनकी चर्चा हम आज की क्लास में करेंगे। तो बच्चों, आप सभी लोग जो है क्लास से जुड़िए, ठीक है। सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए और आज की क्लास इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। देखिए, खिलजी वंश एवं तुगलक वंश की स्थापत्य कला। खिलजी वंश एवं तुगलक वंश की स्थापत्य कला, ठीक है। आज ये आपका टॉपिक है बच्चों, और आज के टॉपिक में हम इन्हीं दो राजवंशों में निर्मित स्थापत्य कला को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आपकी क्लास, हमारी जो आर्ट एंड कल्चर की क्लास है वो आज 5 बजे है बच्चों, और आर्ट एंड कल्चर की क्लास हमारी स्टार्ट है, ठीक है। और आपको मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास मैं लेकर आ रहा हूँ बहुत जल्द, जो है 2 से 3 दिन के अंदर प्लस चैनल पर हमारी मॉडर्न क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो आप लोग जुड़िए वहाँ पर, और वहाँ पर सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारा जो रेफरल कोड है बच्चों वो है SKY लाइव। ये हमारा रेफरल कोड है, ये रेफरल कोड है बच्चों हमारा। और इस रेफरल कोड के थ्रू अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% की क्या होगी, छूट होगी, ठीक है। और बार बार हमने कहा है कि यहाँ पर आपको बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सकता है, बहुत सारे आपको बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे। यहाँ पर आप अच्छी तरह से जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं को आप हमारे सामने रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स मैं लेकर आ रहा हूँ, और उसके साथ साथ एक आंसर राइटिंग का कोर्स हम लेकर आ रहे हैं, ठीक। यानी राइटिंग स्किल कैसे डेवलप करेंगे, साथ साथ पढ़ाने के साथ साथ हम उस चीज़ को भी प्रैक्टिस कराएंगे आपकी, ताकि आपको एक बेहतर अच्छी तैयारी आपको मिल सके, ठीक है। 2 से 3 दिन के अंदर ये क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर रेफरल कोड हमने आपको बता दिया है, ये मेरा रेफरल कोड है बच्चों। इस रेफरल कोड के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक, SKY लाइव। तो चलिए आपकी क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे, पहले खिलजी वंश की चर्चा होगी, फिर देन आफ्टर हम तुगलक वंश की चर्चा करेंगे। तो चलिए खिलजी वंश में देखते हैं कि स्थापत्य कला में क्या चेंजेज आता है, क्या परिवर्तन आता है, ठीक है। तो बच्चों, कहा जाता है खिलजी वंश में हिंदू और इस्लामिक कला का एक नया रूप आपको दिखाई देगा। कहा जाता है कि खिलजी वंश के समय इंडो इस्लामिक कला का एक नया रूप, एक नई शैली उभर कर आती है, और यह इसलिए आई, और कहा जाता है कि
इस समय स्थापत्य कला का डेवलपमेंट भी देखा गया, यानी कई कलाओं का, कई मकबरों और मस्जिदों का निर्माण हुआ खिलजियों के समय। खिलजियों में सबसे ज़्यादा जो कला का डेवलपमेंट हुआ वो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ। किसके समय हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के समय। अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज़्यादा कला का डेवलपमेंट देखा गया, और कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय ही कला का सबसे अधिक विकास खिलजी वंश में इसलिए हुआ क्योंकि यह कला के माध्यम से अपने को अमर करना चाहता था, कला के माध्यम से अपने को अमर बनाना चाहता था। ठीक है, कला के माध्यम से यह अमर होना चाहता था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है बच्चों कि जब कोई व्यक्ति किसी ऐसी कलाकृति या समाज में जब आप कोई ऐसी निर्माण प्रक्रिया को जन्म देते हैं जो आने वाली कई जनरेशन, आने वाली कई पीढ़ियों में क्या रहे, सुरक्षित रहे, तो कहीं न कहीं उस निर्माण या उस निर्माण प्रक्रिया के द्वारा आप क्या होते हैं, भविष्य में आने वाली जनरेशन में याद किए जाते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी कुछ ऐसी निर्माण प्रक्रिया को जन्म दिया या ऐसी निर्माण प्रक्रिया को इसने स्थापित किया जिसके द्वारा आज हम कहीं न कहीं अलाउद्दीन खिलजी की चर्चा आपके सामने कर रहे हैं। तो यही अलाउद्दीन खिलजी की क्या है, अमरता है। अगर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय स्थापत्य कला या निर्माण प्रक्रिया को जन्म न दिया होता तो क्या आज अलाउद्दीन हमारे और आपके बीच एक विषय होता, एक चर्चा का विषय होता, ना होता बच्चों। ठीक है, तो यही वो आधार है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को क्या करना चाहता था, अपने कार्यों के द्वारा अपने नाम को अमर करना चाहता था। ठीक, और इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी के समय बड़े स्तर पर स्थापत्य कला का निर्माण देखा गया। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय भवनों की जो विशेषता रही, जो स्थापत्य कला में एक नवीनता जो दिखाई देती है, वह नवीनता किस चीज की है, भव्यता की। इसके समय की जो स्थापत्य कला है उसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है भव्यता, और भव्यता के साथ जो है, भव्यता के साथ अलंकरण, भव्यता के साथ अलंकरण। ठीक है, यानी इनके समय जो बिल्डिंगें बनी हैं, जो स्थापत्य कला निर्मित किया गया है बच्चों, वो काफी भव्य है, सुडौल है, और उसका क्या किया गया है, अलंकरण किया गया है। ठीक है, तो भव्यता के साथ साथ इसमें सुडौलता भी है, यानी मजबूती भी है। इसमें सुडौलता भी विद्यमान है, यानी इनके समय के भवन कैसे हैं, भव्य हैं एवं सुडौल हैं, तथा लाल पत्थर एवं संगमरमर से निर्मित है। लाल पत्थर एवं संगमरमर से निर्मित है। ठीक है, ये निर्माण में यह एक विशेषता दिखती है, लाल पत्थरों और संगमरमर का बहुतायत उपयोग खिलजी वंश की कला में दिखता है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि खिलजी वंश की जो कला है, यह कला में भारतीयता के लक्षण, कला भारतीयता की तरफ झुकी हुई है, भारतीयता की तरफ झुकी हुई है। इस समय की जो कला है, देखिए कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी धर्म को राजनीति से अलग करना चाहता था। ठीक, और कहीं न कहीं खलीफा से अपने संबंधों को क्या किया था, तोड़ दिया था। तो दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा बादशाह जिसने अपने आप को अरब के खलीफा से क्या किया, विच्छेदित कर लिया था, तो वह प्रभाव कहीं न कहीं इसकी कला में भी देखा जा सकता है। और इस समय जो भी कलाएं निर्मित हुई हैं उनमें भारतीयता के लक्षण ज़्यादा दिखाई देते हैं। और कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय मूल रूप से यहीं के शिल्पकारों का उपयोग भी होता है। और सबसे बड़ी बात, भारतीयता के लक्षण होने के साथ साथ इस्लामिक लक्षण अपने चरम बिंदु पर थे। यानी
कहा जाता है कि जैसे अभी तक जो बिल्डिंगें बनी थी या अभी तक जो स्थापत्य कला निर्मित हुई थी उसमें हिंदू शैली और इस्लामिक शैली दोनों का योगदान दिखाई देता है, दोनों का मिश्रित स्वरूप दिखाई देता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय जो निर्माण प्रक्रिया हुई उसमें इस्लामिक शैली अपने चरम पर दिखती है। अपने चरम का मतलब है कि बहुतायत बिल्डिंगों में या बहुतायत निर्माण कला में हमें इस्लामिक लक्षण ही दिखाई देते हैं, उसमें हिंदू शैली के लक्षण बहुत कम दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हैं कि इस्लामिक लक्षण अपने चरम बिंदु पर है। चरम बिंदु पर है, इस्लामिक लक्षण अपने चरम बिंदु पर है, ये भी वहां पर दिखाई देता है। ठीक है, तो कहा जाता है कि अगर अलाउद्दीन खिलजी के समय की स्थापत्य कला को देखें तो उसमें भारतीयता के साथ साथ इस्लामिक लक्षणों का क्या होता है, ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है। और इस समय की जो बिल्डिंगें हैं उसमें सुडौलता और भव्यता है, एक विराट रूप उनको दिखाया गया है। ठीक, और साथ साथ उनके निर्माण प्रक्रिया में लाल पत्थर एवं संगमरमर पत्थरों का उपयोग किया गया है और इन पर कलाकृतियाँ भी उकेरी गई हैं। इन पर कुरान की आयतों का अंकन किया गया है, यानी सजावट के रूप में अभी भी रेखीय विधियों या ज्यामिति विधियों या कुरान की आयतों का उल्लेख हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो अलंकरण के तौर तरीके अभी भी वही हैं, उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन निर्माण प्रक्रिया में थोड़ा सा बदलाव हमें दिखाई देता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय कौन कौन से ऐसी बिल्डिंगें, कौन कौन से ऐसे भवन हैं जिनका निर्माण किया गया, उनकी चर्चा हम एक एक करके आपके सामने रखते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों सभी लोग जुड़ जाइए। देखिए, तो इस समय जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे पहला जो भवन निर्मित हुआ उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इनके समय अलाउद्दीन खिलजी के समय है वो है अलाई दरवाज़ा। ठीक है, अलाई दरवाज़ा सबसे मुख्य बिल्डिंग है। अलाई दरवाज़ा जिसका निर्माण किसने किया है, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा, ठीक, ये कहाँ पे है अलाई दरवाज़ा बच्चों? ये आपके दिल्ली में है। अगर दिल्ली में पूछा जाए कहाँ, तो दिल्ली में कुतुब मीनार के पास। दिल्ली में कहाँ पर है? कुतुब मीनार के पास है। ठीक है, तो अलाई दरवाज़ा दिल्ली में कुतुब मीनार के पास है। अब देखिए, कहा जाता है इसके निर्माण में बच्चों लाल पत्थर का उपयोग किया गया है। लाल पत्थर का उपयोग है, लाल पत्थरों का उपयोग किया गया है और माना जाता है कि ये लाल पत्थर राजस्थान के क्षेत्र से आए हैं। ठीक, इसका जो आकार है, अलाई दरवाज़ा का जो आकार है, आकार अगर कहें तो इसका आकार क्या है? वर्गाकार है। आकार इसका कैसा है? वर्गाकार। आकार इसका कैसा है? वर्गाकार। इसी वर्गाकार संरचना पर, मान लीजिए ये वर्गाकार एक संरचना है, ठीक है, इसी वर्गाकार संरचना पर गुंबद का निर्माण किया गया है। इसी वर्गाकार संरचना पर क्या किया गया है? गुंबद का निर्माण किया गया है। और इनका गुंबद आप देखे होंगे इस तरह के बनते थे। ठीक, मस्जिदों के ऊपर भी आप देखेंगे यहाँ पर एक नुकीला भाग निर्मित दिखाई देगा इसी तरह से। ठीक है, मस्जिदों के ऊपर जैसे मंदिरों में आमलक होता था, कलश होता था, वैसे मस्जिदों में भी दिखाई देता है। ठीक, लेकिन मस्जिदों में आप देखेंगे जो ये पोर्शन होता है, यानी मस्जिद और इसके बीच का, ठीक है, तो मस्जिद में आप देखेंगे तो यहां पर आपको इस तरह से ये मेहराबों का प्रयोग दिखाई देगा। ठीक है, मेहराबों का प्रयोग दिखता है और इसमें भी वो ये संरचना दिखती है। कहते हैं जो वर्गाकार आकृति है, वर्गाकार
वर्गाकार आकृति पर शिखर बना है। वर्गाकार आकृति पर शिखर बना है बच्चों। और इसमें जो दरवाजे हैं, दरवाजों में अलंकरण किया गया है। दरवाजों में अलंकरण का उपयोग हुआ है। दरवाजों में अलंकरण का उपयोग हुआ है। दरवाजों में अलंकरण का उपयोग हुआ है। ठीक है। तो एक जो सबसे खास बात बताएं, कहा जाता है कि जो अलाई दरवाजा है, अलाई दरवाजा यह हिंदू और मुस्लिम दोनों श्रेष्ठ शैलियों का सबसे कुशल समन्वय है। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों श्रेष्ठ शैलियों का सबसे कुशल समन्वय है। इसके बाद जो निर्माण होगा उसमें आप हिंदू शैली के प्रतीकों को बहुत कम देखेंगे, लेकिन अलाई दरवाजे में हमें हिंदू शैली के लक्षण दिखते हैं। और इसीलिए अलाई दरवाजे के संदर्भ में कहा गया है कि यह एक ऐसी स्थापत्य कला है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शैलियों का सबसे कुशल समन्वय दिखाई देता है। तो इसको आप कह सकते हैं कि इस्लामिक एवं हिंदू शैली, इस्लामिक एवं हिंदू शैली का सबसे कुशल समन्वय, सबसे कुशल समन्वय, ठीक है, देखा गया है। कहां पर? अलाई दरवाजे में, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? आपके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया बच्चों। इसमें आप देखेंगे तो संगमरमर का भी उपयोग किया गया है, संगमरमर का उपयोग हुआ है। और अलंकरण के लिए आपको कुरान की आयत एवं ज्यामितीय आकृतियों का उपयोग किया गया है। जो ज्यामितीय आकृतियां हैं, क्योंकि आपको पता है, मैं बार बार बता चुका हूं, इस्लाम में जीवित जीव का चित्रांकन करना क्या था? मना था, प्रतिबंधित था। यानी जीवित जीवों का चित्रांकन इस्लाम में नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर अलंकरण के रूप में आपको कुरान की आयतें और आपको ज्यामितीय आकृतियों का प्रतीक दिखाई देता है। ठीक। तो ये तो रहा अलाई दरवाजा। और अलाई दरवाजे के अतिरिक्त जो दूसरा निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया है बच्चों, वह दूसरा निर्माण है जमात खाना मस्जिद। दूसरा निर्माण है जमात खाना मस्जिद। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के समय दूसरा निर्माण क्या है? जमात खाना मस्जिद। जमात खाना मस्जिद, इसका निर्माण कहाँ हुआ है? दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ? निजामुद्दीन औलिया के, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के अंदर, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में इस मस्जिद का निर्माण किया गया है। ठीक। और आप जानते हैं कि निजामुद्दीन औलिया एक चिश्ती संप्रदाय से जुड़े हुए संत थे। ठीक। इन्हीं का शिष्य था कौन? अमीर खुसरो। कहा जाता है कि ये मस्जिद जो बनी हुई बच्चों, इस मस्जिद का आकार जो है वो कैसा है? आयताकार है। इसका आकार कैसा है? आयताकार है। ठीक। और इसके निर्माण में लाल पत्थर का उपयोग हुआ है। निर्माण में लाल पत्थर, इसके निर्माण में लाल पत्थर का उपयोग किया गया है। लाल पत्थर का उपयोग किया गया है इसके निर्माण में। ठीक है। इसके अतिरिक्त कहा जाता है कि ये जो मस्जिद है, इस मस्जिद की जो सबसे बड़ी खासियत है, सबसे बड़ी खासियत इस मस्जिद की ये है बच्चों कि जमात खाना मस्जिद में ही
मेहराबों का सबसे कुशलतापूर्वक उपयोग किया गया है। सबसे कुशलतापूर्वक उपयोग किया गया है। सबसे कुशलतापूर्वक उपयोग किया गया है किसका? मेहराबों का। कहते हैं ये जो मेहराब बनाए गए हैं वो कई मेहराबों को आपस में क्या किया गया है? जोड़ा गया है। उनकी आकृतियां भी कई प्रकार की हैं, छोटी बड़ी जो है। तो मेहराबों का सबसे कुशलतापूर्वक प्रयोग जो है आपको इस जमात खाना मस्जिद में दिखाई देता है। और इसके विषय में कहा गया है बच्चों, कहते हैं जमात खाना मस्जिद के बारे में पर्सी ब्राउन ने कहा था कि उन्होंने कहा था कि मुस्लिम स्थापत्य कला का संपूर्ण दर्शन अगर आपको करना है तो आप जमात खाना मस्जिद में कर सकते हैं। यानी मुस्लिम स्थापत्य कला का संपूर्ण दर्शन, यानी इसका मतलब है कि यह मस्जिद पूर्णतः इस्लामिक लक्षणों से बनी है। ठीक है, इसमें इस्लामिक कला के संपूर्ण दर्शन होते हैं। इसमें इस्लामिक कला के संपूर्ण दर्शन, इस्लामिक कला के संपूर्ण दर्शन होते हैं। इसमें इस्लामिक कला के संपूर्ण दर्शन होते हैं। ठीक है, ये एक विशेषता है जमात खाना मस्जिद की। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और ये इस मस्जिद की सबसे, ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि किस बिल्डिंग में इस्लामिक कला के संपूर्ण दर्शन होते हैं, तो वो मस्जिद है आपकी जमात खाना मस्जिद। और इसके पहले जो हमने बताया था अलाई दरवाजा के बारे में, उसमें जो स्टेटमेंट है उसमें हिंदू और मुस्लिम शैलियों का, यानी दोनों शैलियों का सबसे श्रेष्ठ और कुशल समन्वय दिखता है। समन्वय माने मिश्रण दिखता है। ठीक है, कहा जाता है कि इस जमात खाना मस्जिद की एक विशेषता सबसे और है बच्चों, हमने आपको याद होगा तो हमने ये बताया था कि चांपेदार मेहराब होते हैं। जैसे घोड़े का पैर आपने देखा होगा, घोड़े का पैर, तो घोड़े का उसको नाल बोलते हैं, घोड़े की नाल बोला जाता है। तो नाल का जो आकार होता है, नाल का आकार आपको कुछ इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। कहते इस तरह से अगर इसी को थोड़ा सा यहां तिकोना कर दीजिए तो ये फूल पत्ती की तरह बन जाता है। कहते हैं इस तरह के आकार को घोड़े की नाल का आकार कहा जाता है। और इस तरह के मेहराबों का उपयोग जो है किसमें हुआ है? जमात खाना मस्जिद में। यानी घोड़े की नाल के आकार का, घोड़े के नाल के आकार का मेहराब, घोड़े के नाल के आकार का मेहराब, घोड़े के नाल के आकार का मेहराब उपयोग किया गया है किसमें? जमात खाना मस्जिद में। ये ध्यान रखिएगा। दो, इसे हम चापाकार मेहराब भी कहते हैं, इसे आप चापाकार मेहराब भी कहते हैं बच्चों, इसे आप चापाकार मेहराब भी कहते हैं। तो ये दो क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। एक ये कि सबसे इस्लामिक कला का संपूर्ण दर्शन इसमें होता है, और दूसरा घोड़े की नाल या चाप के आकार का मेहराब इसमें यूज किया गया है। ठीक, अच्छा, अभी तक दो चीजों में आपने देखा होगा कि कुछ चीजें कॉमन दिख रही हैं। क्या कॉमन दिख रही बच्चों? पहला कॉमन ये कि सामान्यतः निर्माण में कहीं न कहीं लाल पत्थर या संगमरमर का उपयोग हुआ है। ठीक, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता आप देखिए तो जो भवनों का आकार है वो कहीं न कहीं गणितीय विधि पर आधारित है। जैसे या तो वर्गाकार या तो आयताकार, इस तरह के आकारों से या इस तरह की संरचना में वो निर्मित है। यानी ऐसा नहीं है कि उनकी संरचना जो है अनियमित हो। अनियमित का मतलब होता है कि वर्ग भी दिखे, उसमें आयत भी दिखे, सब कुछ दिखे, नहीं, ऐसा नहीं है। एक निश्चित गणितीय संरचना पर आधारित है, यानी या तो वर्गीय स्वरूप में है या आयताकार स्वरूप में है। ठीक, तीसरी जो विशेषता आप देखेंगे कि सामान्य तौर पर सभी भवनों में अभी आपको मेहराबों का बहुतायत उपयोग दिख रहा है। चौथी विशेषता अगर आप देखें तो धीरे धीरे माने खिलजी वंश में धीरे धीरे जो स्थापत्य कला है वह किधर जा रही है? वह पूर्ण इस्लामिक शैली की तरफ जा रही है, यानी पूर्ण इस्लामिक विशेषता की तरफ जा रही है। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी या
आने वाले समय में फिरोज खिलजी ये कहीं न कहीं एक कट्टर मुसलमान की छवि लिए हुए थे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इनके समय अगली बिल्डिंग क्या है, ठीक है। तो अगली बिल्डिंग इनके समय आपको याद होगा बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी ने एक किला बनाया था जिसे कहते हैं सीरी फोर्ट। सीरी फोर्ट, सीरी फोर्ट ये एक किला है और ये कहाँ पर है बच्चों? दिल्ली में। और अगर आप देखेंगे तो ये दक्षिणी दिल्ली में पड़ेगा। कहा जाता है कि वर्तमान में ये नष्ट हो चुका है और यहाँ पर अब जो है इस किले, जहाँ ये किला था वहाँ पर बहुत सारी इस तरह से बिल्डिंगें बन गई हैं जिसमें फिल्म फेयर अवार्ड या फिल्म फेस्टिवल के तौर पर जो मूवियाँ चलाई जाती हैं वो यहाँ पर चेक की जाती हैं, ठीक। मैंने कहने का मतलब है कि जैसे कोई मूवी अगर किसी प्राइज़ के लिए या किसी चीज़ के लिए नॉमिनेट होती है तो उसको यहाँ पर क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है, ठीक। ये एक पिकनिक प्लेस कह सकते हो आप सीरी फोर्ट को वर्तमान में, ठीक। कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने इसे एक दूसरी राजधानी के रूप में उपयोग किया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के समय अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के समय, और मंगोलों के आक्रमण के कारण कहीं न कहीं उसने एक सुरक्षित क्षेत्र, एक सुरक्षित राजधानी के रूप में सीरी दुर्ग या सीरी किले का उसने निर्माण किया, ठीक। और आपको पता है कि एक ऐसी स्थिति भी आ गई थी कि मंगोलों ने सीरी फोर्ट में अलाउद्दीन खिलजी को छिपने के लिए मजबूर भी कर दिया था। तो यहाँ पर जो सीरी फोर्ट इसने बनाया था, उस सीरी फोर्ट के आसपास कुछ और ऐसी बिल्डिंग इसने निर्मित किया था जिसको पूछा जा सकता है, तो उनके नाम भी आप जानते रहिए। जैसे कहा जाता है कि 1000 स्तंभों वाला भवन, वो इस सीरी फोर्ट के अंदर ही था। सीरी फोर्ट के अंदर एक भवन बना था जिसे कहा जाता है 1000 स्तंभों वाला भवन। 1000 स्तंभों वाला भवन ये सीरी फोर्ट के अंदर है, जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था, 1000 स्तंभों वाला भवन। इसके बाद कहा जाता है कि ये भवन अभी वर्तमान में तो पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है, नष्ट हो चुका है, ठीक। यहाँ पर केवल इसके स्तंभ के अवशेष बचे हुए हैं। लेकिन इसी के बगल में या इसी के अंदर जो है उसने एक बड़ा तालाब बनाया था जो 700 एकड़ में पूरी तरह से फैला हुआ था। 700 एकड़ माने बहुत बड़ा तालाब हो सकता है। कहा जाता है इस तालाब का नाम था हौज ए खास या हौज ए इलाही। एक तालाब उसने बनाया था, तालाब जिसे कहा जाता है हौज ए खास, हौज ए खास या हौज ए इलाही। इसको भी जानते रहिए, कभी कभी पूछ लेता है कि हौज ए इलाही क्या है, ठीक। और ये तालाब जो है 700 एकड़ में क्या है? फैला हुआ है, यानी एक बृहद तालाब है, ठीक। और कहा जाता है कि इसका उपयोग जो है कहीं न कहीं उस समय या तो स्नान के रूप में या पेयजल के रूप में या किसी भी अन्य रूप में किया जाता रहा होगा, ठीक। क्योंकि किले के अंदर एग्रीकल्चर के प्रमाण तो मिले नहीं हैं, ठीक। तो ये एक भवन है जो दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, इसी अलाउद्दीन खिलजी के समय एक और भवन बना था जिसका निर्माण स्वयं अलाउद्दीन खिलजी ने तो नहीं किया था, लेकिन इसी के समय का एक प्रशासनिक अधिकारी था जिसका नाम आगे चलकर आप देखेंगे मुबारक शाह खिलजी। कहा जाता है कि उन्होंने एक मस्जिद बनाई थी जिसका नाम है ऊखा मस्जिद। इसकी अपनी कुछ खास विशेषताएं हैं, इसलिए हमने इस मस्जिद की चर्चा करना उचित समझा कि ऊखा मस्जिद पूछा भी गया है और इम्पोर्टेंट भी है, तो थोड़ी सी चर्चा हम ऊखा मस्जिद की कर लेते हैं। देखिए, ऊखा मस्जिद, ठीक है, ऊखा मस्जिद। अब देखिए,
कहा जाता है बच्चों ये जो ऊखा मस्जिद है ये मुबारक शाह खिलजी के द्वारा निर्मित है। मुबारक शाह खिलजी, ये मुबारक शाह खिलजी के द्वारा निर्मित है। ठीक है, मुबारक शाह खिलजी के द्वारा निर्मित तो है, लेकिन इसका निर्माण जो है ये राजपूताना में हुआ है। इसका निर्माण कहाँ हुआ है? राजपूताना में। राजपूताना माने राजस्थान। राजपूताना में कहाँ पर? भरतपुर में। कहाँ पर हुआ है? भरतपुर में हुआ है। और इसका निर्माण भी लाल पत्थर से ही हुआ है। इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ है। लेकिन इस मस्जिद की जो सबसे खास विशेषता ये है बच्चों, कहा जाता है कि ये जो मस्जिद वहाँ पर बनी यह किसके नियंत्रण में बनी? केंद्रीय अधिकारी के नियंत्रण में बनी। यह किसके नियंत्रण बनी? केंद्रीय अधिकारी। केंद्रीय अधिकारी माने दिल्ली के अधिकारी के नियंत्रण में बनी। लेकिन बनाने वाले जो कारीगर थे, जो बनाने वाले कारीगर हैं, वो कारीगर कहाँ के हैं? वो भरतपुर के थे। भरतपुर यानी राजस्थान के थे, यानी क्षेत्रीय कारीगर थे। यानी कहने का मतलब नियंत्रण तो केंद्रीय था, लेकिन दिल्ली का शिल्पकार यहाँ पर नहीं गया था इसके निर्माण के लिए। तो जब क्षेत्रीय शिल्पकारों का उपयोग आप इस कला के निर्माण में करेंगे तो कहीं न कहीं क्षेत्रीय कला की विशेषताएं हमें इसके निर्माण में दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि यह मस्जिद उत्कृष्ट शैली का पतनोन्मुख रूप प्रस्तुत करती है। देखिए स्टेटमेंट देखिए, इस्लामिक शैली का पतनोन्मुख स्वरूप प्रस्तुत करती है। पतनोन्मुख स्वरूप प्रस्तुत करती है। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, जैसे कहा जाता है कि भाई अलाउद्दीन खिलजी के समय एक लक्षण है कि इस्लामिक कला अपने चरम पर दिखी, यानी अपनी उत्कृष्ट शैली में आई। यानी अलाउद्दीन खिलजी के समय ही इस्लामिक कला अपने सबसे श्रेष्ठ स्वरूप में दिखाई देती है। ठीक, उसे उत्कृष्ट शैली कह सकते हैं। लेकिन इसी के समय उस शैली का पतन भी दिखाई देता है, यानी वह इस्लामिक शैली, यानी कहा जाता है कि अब यह उत्कृष्ट शैली क्षेत्रीयता के रूप में दिखाई देना शुरू हो रही है। यानी इसका धीरे धीरे पतन हो रहा है और अब क्षेत्रीय शैलियों का प्रभाव दिखाई देना शुरू हुआ। तो क्षेत्रीय शैली का प्रभाव इस ऊखा मस्जिद पर क्यों दिखता है, इसकी चर्चा हमने आपके सामने यहाँ पर किया और ये बताया कि चूंकि ये यहाँ के क्षेत्रीय शिल्पकारों के द्वारा बनाई गई है, इसलिए इस पर क्षेत्रीय इस्लामिक शैली या क्षेत्रीय निर्माण शैली का प्रभाव यहाँ पर हमको दिखता है बच्चों। ये एक कारण है जिसकी वजह से ऊखा मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि यह उत्कृष्ट इस्लामिक शैली का पतनोन्मुख स्वरूप प्रस्तुत करती है। ठीक, ये स्टेटमेंट है। अब देखिए, ये इतनी बिल्डिंगें आपकी अलाउद्दीन खिलजी के समय बनी हुई बच्चों। अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? तुगलक वंश के स्थापत्य कला के बारे में। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा अलाउद्दीन खिलजी के समय या खिलजी वंश में स्थापत्य कला किस तरह से निर्मित हुई। देखिए, जलालुद्दीन के समय कोई स्थापत्य कला बनी नहीं, तो जितनी भी स्थापत्य कला का निर्माण खिलजी वंश में हुआ बच्चों, वो सामान्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ है। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी आप जानते हैं विश्व विजेता बनना चाहता था, बेहद महत्वाकांक्षी शासक था। ठीक, इसीलिए सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया था। तो जब वो विश्व विजय नहीं कर पाया तो भारत विजय तो किया, लेकिन कहीं न कहीं यह अपने नाम को क्या करना चाहता था? अमर करना चाहता था। तो उसको कलाओं के माध्यम से इसने किया और कहीं न कहीं इन कलाओं के माध्यम से आज हमारे साहित्य हमारे सामने कहीं न कहीं अलाउद्दीन क्या है? जिंदा है। तो वह अपनी बात को क्या किया? सच कर गया। तो अब हम इसके बाद देखेंगे तुगलक वंश की स्थापत्य कला।
चलिए देखते हैं तुगलक वंश की स्थापत्य कला। तो तुगलक वंश की स्थापत्य कला की विशेषताएं क्या है, खासियत क्या है बच्चों, ठीक है। तो देखिए, चलिए थोड़ा सा पृष्ठभूमि को समझिए। पृष्ठभूमि को समझने के लिए आप इतना समझ लीजिए कि कहा जाता है कि तुगलक काल की जो स्थापत्य कला है वह स्थापत्य कला बेहद सादी कहने का मतलब वो अलंकरण युक्त नहीं है और पत्थरों से निर्मित है, लाल पत्थरों से ढलवा दीवारें हैं। ढलवा दीवारें माने वो जोड़ी गई हैं और वो ढलवा दीवारें झुकी हुई हैं। वो ढलवा दीवारें कैसी हैं, झुकी हुई हैं। जैसे आप प्रणाम की मुद्रा में होते हो ना, प्रणाम की मुद्रा में जब आप झुकते हैं तो सामने की तरफ झुकते हैं, वैसे ही तुगलक वंश की जो दीवारें हैं वो सामने की तरफ क्या है, झुकी हुई हैं। वो ढलवा दीवारें हैं, ठीक है। उनको जोड़ा गया है और अलंकरण युक्त नहीं है, संगमरमर का उपयोग आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से बातें किया है। इसका कई कारण लोगों ने बताने की कोशिश किया बच्चों। जैसे कहा जाता है कि कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि तुगलक वंश के जो शासक थे, चाहे वो मोहम्मद बिन तुगलक रहे, चाहे गयासुद्दीन तुगलक रहे, चाहे फिरोज शाह तुगलक रहे, लोगों का ये कहना है कि चूंकि ये शांत विचार के राजा थे, सुल्तान थे, उदारवादी सुल्तान थे, इसलिए इनकी कला में भी उदारता और शांति का प्रतीक दिखाई देता है। उसमें बहुत भव्यता, बहुत अलंकरण हमको दिखाई नहीं देता। तो ये कला कहीं न कहीं सुल्तान के विचारों से क्या थी, प्रभावित थी, ऐसा कुछ लोगों का मानना है, ठीक। एक स्टेटमेंट तो ये आता है। दूसरा स्टेटमेंट ये आता है कि दूसरा स्टेटमेंट बच्चों ये है कि तुगलक वंश की इकोनॉमी जो थी वह इतनी मजबूत नहीं थी जितना खिलजी वंश में थी। यानी तुगलकों की जो अर्थव्यवस्था थी, जो राजकोष था, वो बेहद क्या था, कमजोर था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा भव्यता इनके भवनों में, बहुत ज़्यादा सुडौलता, बहुत ज़्यादा अलंकरण दिखाई नहीं देता। क्योंकि अलंकरण करना, संगमरमर का उपयोग करना, ये एक महंगी स्थापत्य कला का प्रतिबिंब है। यानी किसी भी चीज़ को, जैसे आज की डेट में आप देखिए, आप अगर मकान को आप बना लीजिए, मकान को बनाने के बाद अगर आप मकान का डेकोरेशन करना चाहें, डेकोरेशन करना माने टाइल्स लगवाना, दीवालों को बेहतर बनाना, रैक को बेहतर करना, तो कहा जाता है कि डेकोरेशन में भी उतने ही खर्च हो जाते हैं जितना बिल्डिंग को बनाने में हुए थे। बात समझेंगे नहीं? तो वही चीज़ आप खिलजी वंश के समय देखेंगे तो भवनों के निर्माण में भव्यता, सुडौलता के साथ साथ वहाँ पर भव्यता भी दिखेगी, सुडौलता भी दिखेगी और भवनों में अलंकरण भी दिखेगा। भवनों में वहाँ पर अलंकरण दिखेगा अलाउद्दीन खिलजी के समय, क्योंकि उनके समय का राजकोष मजबूत था। तो दीवारों को सजाया गया, दरवाजों पर मेहराबों का उपयोग हुआ, संगमरमर का उपयोग हुआ। लेकिन तुगलक वंश में ये परंपरा दिखाई नहीं देगी। यहाँ पर न तो सजावट, न तो संगमरमर का उपयोग, न तो इस तरह की कलाएं दिखेंगी। ये चीज़ें दर्शाता है कि कहीं न कहीं इनके समय जो राजकोष, जो अर्थव्यवस्था है, वो क्या है, मजबूत है। ये दुर्भाग्य था मोहम्मद बिन तुगलक का कि अर्थव्यवस्था उसके समय कमज़ोर हुई, और उसके कमज़ोर होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जीवन में जितने प्रयोग किए वो कोई प्रयोग बच्चों सफल नहीं हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे दुर्भाग्यशाली शासक था, ठीक है। भाग्य ने उसका कभी साथ नहीं दिया, या आप इसे दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि उसके प्रशासनिक अधिकारियों ने या उसकी ब्यूरोक्रेसी ने कभी उसका साथ नहीं दिया। तो ब्यूरोक्रेसी ने साथ नहीं दिया ये कहना गलत होगा अगर आप इसे इस तरीके से कहें कि मोहम्मद बिन तुगलक का अपनी ब्यूरोक्रेसी पे नियंत्रण ही नहीं था। बात समझेंगे नहीं? अन्यथा उसका कोई प्लान फेल न होता। हाँ, दुर्भाग्य सिर्फ ये था कि वो समय से आगे की सोचता था, और समय से आगे की इसलिए सोचता था क्योंकि वो पढ़ा लिखा था, ठीक है। चलिए, तो ये एक विशेषता दिखती है। इसके बाद अन्य कौन से लक्षण हमें दिखाई देते हैं? अन्य कौन से लक्षण दिखते हैं? अन्य लक्षण ये दिखते हैं, जैसे हमने कहा कि ढलवा दीवारें हैं, झुकी हुई दीवारें हैं। तुगलक काल में जो दीवारें हैं, चाहे वो मस्जिद है चाहे मकबरा है, वो कैसी हैं? झुकी हुई हैं, ठीक है। झुकी हुई दीवारें हैं, वो स्ट्रेट नहीं है। हम यहाँ फिगर नहीं बना पाएंगे, अन्यथा आपको
बनाकर मैं दिखाता बच्चों, ठीक है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं, कुछ विशेषताओं में फिर से पॉइंट आउट कर लीजिए आप लोग। मैं आपको या तो नोट कर दे रहा हूं कि विशेषता क्या थी। तुगलक कालीन स्थापत्य कला की विशेषता, तो पहला पॉइंट दीवारें झुकी हुई एवं ढलवा प्रकार की है। दीवारें झुकी हुई एवं ढलवा प्रकार की है। नंबर 2, दूसरी विशेषता बच्चों, दूसरी विशेषता है निर्माण में लाल पत्थर का उपयोग है। लाल पत्थरों का उपयोग है। निर्माण कार्य में अलंकरण का उपयोग नहीं है। चौथा, संगमरमर का बेहद कम उपयोग है। बेहद कम उपयोग है। बेहद कम उपयोग किया गया है। ये तुगलक कालीन स्थापत्य कला की क्या है, विशेषताएं हैं, ठीक है। तो ये इनके समय निर्माण की क्या है, विशेषताएं हैं, ठीक। कहीं कहीं पर आप देखेंगे संगमरमर का उपयोग किया गया है, लेकिन संगमरमर का ज़्यादा उपयोग नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो लाल पत्थर, और कहीं कहीं देखेंगे आप बलुए पत्थर का उपयोग भी दिखेगा इनके निर्माण में, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से निर्माण कार्य तुगलक वंश के समय किए गए हैं, उनके हम डिस्क्राइब करते हैं आपको। चलिए देखिए, तो गयासुद्दीन तुगलक से इसको शुरू करते हैं, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक वंश का क्या था, संस्थापक था। गयासुद्दीन तुगलक वंश का क्या था, संस्थापक था। तो गयासुद्दीन तुगलक के समय 2 निर्माण प्रक्रियाएं बेहद इंपॉर्टेंट हैं। एक तुगलकाबाद का किला, दूसरा तुगलकाबाद नगर। एक नगर की स्थापना उसने किया था, और उस नगर की सुरक्षा में जो किला बनाया उसी को तुगलकाबाद का किला कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो गयासुद्दीन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक जो है, इनके समय एक दिल्ली में ही इन्होंने तुगलकाबाद नगर बसाया, और इस नगर की सुरक्षा में, इस नगर के सुरक्षा की दृष्टि से इन्होंने तुगलकाबाद का किला यानी दुर्ग का निर्माण किया। तुगलकाबाद का किला बनाया, ठीक है। कहा जाता है कि ये जो किला बना हुआ है बच्चों, इस नगर की सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ है, और यह विशाल पत्थरों से निर्मित है। यह बड़े बड़े पत्थरों से क्या है, निर्मित है। इसमें विशाल पत्थरों का उपयोग किया गया है। विशाल पत्थरों का इसमें उपयोग किया गया है, ठीक।
कहा जाता है ये जो किला बना है, किले की जो दीवारें हैं बच्चों, उन टोटल दीवालों में कुल कितने दरवाजे हैं? 13। किले में कुल 13 दरवाजे हैं जो एकदम सादे हैं। कुल 13 दरवाजे हैं जो एकदम सादे हैं, इन पर अलंकरण का उपयोग नहीं किया गया है, वो पूरी तरह से एकदम क्या है? सादे हैं। ठीक। और किले के अंदर यानी नगर के अंदर, कहा जाता है नगर के अंदर, नगर कहिए या किला कहिए या ऐसे कहिए, किले के अंदर कुल 7 तालाब, कुल 7 तालाब निर्मित किए हैं। किले के अंदर कुल 7 तालाब निर्मित किए गए हैं। ठीक। अच्छा, कहते हैं कि ये जो दुर्ग है, जो दुर्ग बना हुआ है, उस दुर्ग के एक सेक्शन में यानी एक भाग में, और वह भाग आप कह सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम का जो क्षेत्र है, किले में जो दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र है, उस दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र में एक महल बना हुआ, किले के जो किला है यानी दुर्ग के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में एक महल बनाया गया है। यह महल सुल्तान के लिए था। जो ये महल है, यह कुल क्षेत्रफल के, महल जो बच्चों हैं, ये कुल क्षेत्रफल के 1/6 भूभाग पर बना हुआ है। यानी पूरे दुर्ग का, यानी जितने क्षेत्रफल पर यह दुर्ग बना हुआ है, उस पूरे क्षेत्रफल के 1/6 भाग पर क्या बना है? ये महल बना है। उसके 1/6 भाग पर यह महल निर्मित किया गया है। ठीक है। तो ये तुगलकाबाद के दुर्ग यानी किले के निर्माण की प्रक्रिया है। और इसकी बात सुनिए, कहा जाता है कि इस किले की दीवालों में जो दीवालें हैं, जो भव्य पत्थर है, उनमें थोड़ा सा सुनहला रंग है। ठीक है। इनका रंग कैसा है? सुनहला है। इसको देखकर इब्न बतूता, आप जानते हैं इब्न बतूता एक यात्री है, इसकी किताब का नाम रहला था, इब्न बतूता। कहा जाता है बच्चों, इस किले की भव्यता या इस नगर या दुर्ग की भव्यता के बारे में इब्न बतूता ने क्या कहा है? इब्न बतूता ने कहा है कि जब सूर्योदय का पहर होता था तो सूर्य की किरणें जब इस नगर पर पड़ती थी, नगर माने कौन सा नगर? तुगलकाबाद नगर। वो कहता है, इब्न बतूता कहता है, जब सूर्य की किरणें इस नगर पर पड़ती थी तो यह नगर इतना तेजी से चमकता था, इस नगर से किरणों का रिफ्लेक्शन इतना तेज होता था कि कोई व्यक्ति जो है खुली आंखों से उसे देख नहीं सकता था, इतनी उसमें चमक होती थी। ठीक है। ये कहीं न कहीं इस नगर के भव्यता या इस नगर की सुंदरता का प्रतिबिंब, नगर की सुंदरता को प्रस्तुत करता है कौन? नगर की सुंदरता को प्रस्तुत करता है कौन? आपके इब्न बतूता ने। ठीक है। तो इब्न बतूता जो है कहीं न कहीं जो है इसकी भव्यता को प्रस्तुत करता है अपने इस स्टेटमेंट से, और कहता है कि सूर्योदय के समय यह नगर इतना चमकता था कि कोई व्यक्ति खुली आंखों से इसे निहार नहीं सकता। ये इसकी सुंदरता की बात है तुगलकाबाद के किले की, जिसका निर्माण गयासुद्दीन तुगलक के समय किया गया। ठीक है। ये तो रहा किला और नगर। अब थोड़ा इनके मरने के बाद इनका जो मकबरा बना उसकी चर्चा कर लेते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कैसा था, उसकी निर्माण शैली में क्या लक्षण दिखता है। ठीक है। चलिए, यह कहीं न कहीं शेरशाह सूरी जैसा है बच्चों, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। ठीक है। कहा जाता है ये मकबरा भी कहाँ बना बच्चों? दिल्ली में। ये मकबरा भी कहाँ बना है? दिल्ली में बना है।
और इस मकबरे की जो सबसे बड़ी खास बात है, ठीक है, यह मकबरा बच्चों पंचभुजीय है। ठीक है, मकबरे का आकार, मकबरे का आकार, मकबरे का आकार पंचभुजी है। इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे अष्टकोणी पूछा जाता है वैसे इसको भी पूछा गया है। ये कैसा है? पंचभुजी है। इसमें 5 भुजाएं हैं। यानी अगर जैसे वर्गाकार होता तो 4 भुजाएं होती, इसमें कुल कितनी भुजाएं हैं? 5 भुजाएं हैं। ठीक। दूसरी विशेषता जो इसकी है वो ये है बच्चों कि ये मकबरा झील के बीच में बना हुआ है। मकबरा झील के बीच में, मकबरा झील के बीच में बना हुआ है। मकबरा जो है झील के क्या है? एक बीच में है, यानी पानी के बीच में बना हुआ है। ठीक है। अब देखिए, जैसे हमने आपको कहा था कि कहीं कहीं संगमरमर का थोड़ा सा उपयोग दिखेगा सल्तनत माने तुगलक वंश में भी। तो यहीं पर कहा जाता है इस मकबरे के निर्माण में, इस मकबरे के निर्माण में लाल पत्थर के साथ साथ, लाल पत्थर के साथ संगमरमर, लाल पत्थर के साथ संगमरमर का प्रयोग हुआ है। संगमरमर का प्रयोग हुआ है, यानी लाल पत्थर के साथ इसमें संगमरमर के प्रयोग हमको दिखाई देते हैं। ठीक है। और जो दीवालें हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जो दीवालें हैं उन दीवालों पर जालीदार मेहराब बने हैं। उन दीवालों पर क्या है? जालीदार मेहराब। कभी कभी आप जाइएगा, अगर जाना है तो कभी आप जाइए आगरा का किला देखिए। आगरे का किला या आप बगल में बना हुआ आगरे का ताजमहल देखिएगा, मुगल शैली में जो बने हैं, उनकी दीवारें देखेंगे। जैसे कभी कभी आपके गांव में क्या होता है, गांव में देखे होंगे कि पहले ऐसे कुछ भवन दिखते थे या मकान दिखते थे जिनमें खिड़कियां नहीं लगती थी। तो खिड़कियां ना होने की वजह से वो क्या करते थे, हवा के पासिंग के लिए वो ईंट का गैप बनाते थे। ईंट की जो दीवार होती थी उसमें से एक एक ईंट वो गैप कर देते थे, तो उसमें कुछ ऐसे झरोखे बने होते थे जिनसे हवा क्या होती थी? पास होती थी। उसी तरह देखेंगे कि जो इस्लामिक शैली है उसमें जालीदार मेहराब, जालीदार मेहराब का बच्चा मतलब होता है कि मैं कैसे आपको समझाऊं। सपोज करो ये दीवाल है, ये दीवाल है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे तो आपको, आप देखेंगे इस तरह से जो है जालीदार, मैं एकदम सही नहीं बना पा रहा हूं, इस तरह से देखेंगे आप एकदम जालीदार मेहराब आपको दिखेंगे। और ये बेहद पतले होते हैं। ये क्या होते हैं? ये बेहद जो है पतले हैं। इनमें आपको जालीदार मेहराब इस तरह से बने हुए दिखाई देंगे। ठीक है। एक पतले से ये जालीदार मेहराब इसको कहा जाता है। मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हो नहीं बच्चों? सौरभ, क्या मेरी बात समझ रहे बेटा आप? खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था बेटा। अभी परेशान ना हो, अभी इसको पढ़ाऊंगा। अभी आपको मेडिवल हिस्ट्री आपका जब स्टार्ट होगा तो वहाँ जब पॉलिटिकल हिस्ट्री इसका बताऊंगा तो वहाँ पर आपको सारा इतिहास क्लियर हो जाएगा। अभी ये आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन चल रहा है, अभी ये आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन चल रहा है। ठीक है। जिनको अभी भी थोड़ा बहुत डाउट होगा तो उनको मैं आगे, अभी मेडिवल हिस्ट्री जब स्टार्ट होगी तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो कहा, जैसे मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि ये कहा जाता है ये 1 इंची से 1.5 इंची कितने मोटी होती हैं। ठीक है, जो दीवारें हैं, और ये पूरी झरोखेदार हैं। तो यहाँ पर इसमें जो खास बात है, ठीक है, तो ये जो यहाँ पर मकबरा जो बना है उस मकबरे में जो दीवारें हैं, दीवालों में जालीदार मेहराब, दीवालों में जालीदार मेहराब
जालीदार मेहराब एवं, देखिए जालीदार मेहराब एवं पत्तियां, पत्ती जानते हैं, पत्ती, पौधों की पत्तियां, पत्तियों का उपयोग किया गया है। तो यहां पर कहीं न कहीं कुछ स्तर पर अलंकरण भी दिखा और कुछ स्तर पर यहां पर आपको संगमरमर का उपयोग भी दिखा। और मकबरे की जो दीवारें हैं वो कैसी हैं, वो बलुएदार पत्थर से बनी हैं। बालू पत्थर, जैसे लाल पत्थर आपने देखा, लाल पत्थर के साथ साथ इसमें बालू पत्थर का उपयोग भी हुआ है, जो बलुआ पत्थर जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। और इस मकबरे के निर्माण को देखकर जितने भी आपके ऐसे इतिहासकार या कलाकार हैं जो कला के जानकार हैं, उन्होंने इसको देखकर कहा कि यह मकबरा जो है वह गयासुद्दीन तुगलक के साहसी एवं स्वतंत्र योद्धा का स्मरण कराती है। ये जो निर्माण कला है यह गयासुद्दीन तुगलक के साहसी एवं स्वतंत्र योद्धा होने का क्या कराती है, आभास कराती है, स्मरण कराती है। यह स्टेटमेंट इस कला के बारे में, इस स्थापत्य कला के बारे में दिया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये आपका रहा गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, जो दिल्ली में बना है, झील के बीच में बना है। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का उपयोग है, दीवालों में जालीदार मेहराबों और पत्तियों का अलंकरण के लिए उपयोग किया गया है, ठीक। और सबसे बड़ी जो खास बात है, यह गयासुद्दीन तुगलक के साहसी एवं स्वतंत्र योद्धा होने का क्या है, स्मरण कराती है, उसकी वीरता का स्मरण कराती बच्चों, ठीक। इसके साथ साथ कहा जाता है कि तुगलक वंश में कुछ और ऐसे बिल्डिंग्स बने हैं जिनको आप याद कर सकते हैं, ठीक। तो यह जो मकबरा है, यह मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, ठीक है। यानी एमबीटी के समय यह मकबरा बना, ये ध्यान रखिएगा, बताना भूल गया मैं। एमबीटी के समय यानी जौना खां जिसे आप कहते हैं। अब मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्या क्या बना था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, यानी एमबीटी जिसे आप कहते हैं, एमबीटी मतलब होता है मोहम्मद बिन तुगलक। एमबीटी ने दिल्ली में एक और नगर बसाया जिसे जहां पनाह नगर कहते हैं, इसे हम जहां पनाह नगर कहा जाता है। इस नगर की स्थापना किसने किया? एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। और इसी नगर में उसने दो चीज़ों की स्थापना किया था। कहा जाता है इसी नगर में उसने एक सथपली बांध बनवाया था। इसी नगर में उसने सथपली बांध बनवाया था। और विजय मंडलम ये एक सभा भवन था बच्चों, विजय मंडलम का निर्माण किया था। एक सभा भवन था, विजय मंडलम और सतपति बांध, इन दो चीज़ों का निर्माण वह जहां पना नगर में एमबीटी के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम एमबीटी तक आपका कवर कर दे रहे हैं, चूंकि क्लास समाप्त होने वाली बच्चों, ठीक। तो एमबीटी के समय इन दो नगरों का निर्माण किया गया। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही आपके लाल महल जिसका निर्माण बलबन ने किया था, याद है? बलबन ने यमुना नदी के किनारे इसका निर्माण किया था, लाल महल का। तो लाल महल का जीर्णोद्धार का मतलब होता है कि इसका पुनर्निर्माण कराना। जीर्णोद्धार कराया था किसने? एमबीटी ने। किसने जीर्णोद्धार कराया? एमबीटी ने कराया। इसके अतिरिक्त एमबीटी ने निजामुद्दीन औलिया इसका जो मकबरा था उसका भी इसने क्या किया? जीर्णोद्धार कराया, ठीक। इसी के साथ साथ मुल्तान में एक सूफी संत जिनका नाम था शेख रुकनुद्दीन। मुल्तान में एक सूफी संत थे, मुल्तान, जिनका नाम है शेख रुकनुद्दीन। इनके मकबरे का निर्माण भी इसी ने किया था, शेख रुकनुद्दीन ये सूफी संत थे। इनका मकबरा भी किसने बनाया था? एमबीटी ने बनाया, ठीक। तो इनके मकबरे का निर्माण एमबीटी के समय ही हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मुल्तान उस समय हिंदुस्तान का बच्चों क्या था? अंग था। अजोधन आपका पड़ जाएगा कहाँ? पंजाब में। कहा जाता है कि अजोधन में शेख अलाउद्दीन एक दूसरे सूफी संत थे जिनका नाम है शेख अलाउद्दीन। इनके मकबरे का निर्माण अजोधन में किया गया। शेख अलाउद्दीन, ये तीन संत हैं। देखिए, कहा जाता है शेख अलाउद्दीन के मकबरे को इसने
अजोधन पंजाब में निर्मित किया। और शेख रुकनुद्दीन, ये सूफी संत हैं, इनका मकबरा बना कहाँ पर, मुल्तान में। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा आप जान ही रहे हैं कहाँ पर है बच्चों, दिल्ली में, इसका जीर्णोद्धार किया। फिर लाल महल जिसका निर्माण बलबन ने किया था, इसका भी इसने क्या किया, जीर्णोद्धार किया। इसके साथ साथ इसने जहाँपना नगर बनाया, इस नगर में सतपली बांध और विजयमंडलम की क्या किया, स्थापना किया। ठीक, तो यहाँ पर आज हमने आपको MBT तक आपका हमने कोर्स बच्चों कवर कर दिया है। फिरोज शाह तुगलक के समय बहुत सारे भवनों का निर्माण हुआ है, तो फिरोज शाह तुगलक को इस क्लास में कवर करना मुश्किल है। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक को कल कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए, नाम अभी नहीं जानते आप लोग हमारा बच्चों, डॉक्टर संजय कुमार, कम से कम नाम तो पता कर लो आप लोग। चलो बच्चों, कल मिलते हैं। हाँ, शाम को आपकी क्लास होगी, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कनिष्क के बारे में बताना शाम को। ठीक है, तो शाम की क्लास आप लोग मिस मत करना बच्चों। ठीक है, चलिए, गुड आफ्टरनून फिर से आप लोगों को, बहुत सारा प्यार बच्चों। जय हिंद, जय भारत। चलिए।